अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बच्चों, हम आज के अपने इस लेक्चर में नया यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3 यूएचएस के सिलेबस के मुताबिक स्टार्ट करने लगे हैं। अब जो ये हमारा यूनिट नंबर 3 आता है ना फिजिकल केमिस्ट्री का, इसका नाम आता है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप में से जो लोग एफएससी के स्टूडेंट्स रहे हैं उनके मुताबिक ये है चैप्टर नंबर 5, लेकिन जाहिर है ये एक जाइंट किस्म का चैप्टर था वहाँ पर, और बड़ा एक महाज और जहाज लगता था बच्चों को इसको याद करना और समझना। उतना कुछ यहाँ नहीं है, काफ़ी कुछ इसमें से एस्केप हो गया है या उसको स्किप कर दिया गया है या रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम देखेंगे। फिल वक्त आज के लिए मैंने वो टॉपिक उस यूनिट में से निकाल के लिखे हैं जिन पर हमारा फोकस होना चाहिए। और वो टॉपिक्स क्या हैं, एक हेडिंग आपको नजर आएगी यूएचएस की आउटलाइन में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जाहिर है कि आप इतनी बात याद करके जी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और बस हमने फर्ज अदा कर लिया, तो आपके क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाले। इस एक वर्ड का मतलब है कि वट एवर यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू शुड बी हैविंग विद यू इन द एग्जाम। मतलब आपके पास ये सारा कुछ आपके साथ आपके माइंड में होना चाहिए जब आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज की बात है, तो ये वाले टॉपिक जो है ना इस तरह की आउटलाइन देख के बच्चों को लगता है कि पता नहीं है क्या है, तो हमने नहीं पढ़ा था कभी। ये बड़ी आसान सी बातें हैं कि मतलब जैसे ना आप कहते हो जी कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, सराउंडिंग में शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस पर मास डिपेंड करेगा, चार्ज कैसे किसी एटम पर प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कितना प्लस कितना माइनस, ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग जो ना सॉर्ट आउट करते हैं। फिर यही चीज़ें हैं कि हमने ये पता लगाना, कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस है सारा, कि किसी भी एटम में या किसी आयन में एक वक्त में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कितना नेगेटिव, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी सॉल्व करना, ये हमारे इस सिलेबस का पार्ट है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इनमें से बात शुरू करने जा रहे हैं पहली कैटेगरी की, और वो हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें आप कैथोड रेज के नाम से 9th क्लास से जानना शुरू करते हो। जाहिर है कि बुरा लगता है कि हम तो एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं और हमें कहा जाए 9th क्लास में चले जाओ, लेकिन रियलिटी यही है कि ये बात वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज होती हैं। इनको अगर हम लोग स्टडी करें तो मैं बड़ा ब्रीफ सा रिवाइज कर देता हूँ कि इसका एक्सपेरिमेंट जो था, जो क्रुक्स ने किया था कि ही टू का डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें उसने प्रेशर को लो किया और वो लो प्रेशर करके उसने 2 कंडक्टिंग मटेरियल लगाए और उसमें से उसने हाई वोल्टेज, जो कि कहा जाता है कि सेवरल 1000 वोल्ट्स तक अप्लाई करके, वो डिपेंड करता है कि वो जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है और उसके अंदर प्रेशर कितना है। तो उसने जो है ना उसके अंदर कुछ रेज जनरेट की और उन रेज की इन्वेस्टिगेशन के बाद, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को जज करने के बाद, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 18 to 20 ईयर्स, और कई और साइंसदान इसमें इस मैदान में उन्होंने छलांग लगाई, साथ आके वो इसके पैरेलल स्ट्रगल्स करते रहे और इस तरह से जो है ना अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में कामयाब हुए, ठीक है। मतलब ये कोई एक दिन का या एक साइंटिस्ट का कारनामा नहीं है, नाम किसी और ने रखा, चार्ज किसी और ने बताया, नेचर किसी और साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी, एक्सपेरिमेंट की बेस रखने वाला कोई और पर्सन था, इस तरह से ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलता है। लेकिन वो जो अब मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आपसे ये तो नहीं कहा जाना कि वो लिखें, उसमें से अगर कोई पूछे वोल्टेज कितनी लगाई गई, प्रेशर कितना, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो ना 0.01 टॉर तक उसको रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन साथ उस ये भी लिखा गया कि वो लेंथ ऑफ ट्यूब और उसके जो है ना वोल्टेज इन चीज़ों से वेरिएबल हो सकता है। तो हम यहाँ पर जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे ना वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि डिस्कवरीज का ना तो सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन है, ना हमें उसको कुछ ज़्यादा फोकस करना है, बट एक पैराग्राफ है तो यू शुड रीड द पैसेज। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं,
पहली बात प्रॉपर्टीज में, और वो है चार्ज की सिलेक्शन करना कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दीज पार्टिकल्स। और इसके लिए जे पैरिन ने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड यूज किया था। जे पैरिन ने क्या किया था, इन पार्टिकल्स को मैग्नेट में से गुजारा था, और मैग्नेट में से गुजरने के बाद इन पार्टिकल्स का अपने ओरिजिनल पाथ से सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट हो जाना इस बात की इंडिकेशन दे रहा था कि दीज पार्टिकल्स हैव सम चार्ज। क्या चार्ज है वो जे पैरिन को नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि दे हैव सम चार्ज, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद इसी कैटेगरी में जे थॉमसन का जिक्र आता है, जो इसके कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद का जिक्र है, कि इसने मैग्नेटिक नहीं लगाया था, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके जे थॉमसन जो था, ही फाउंड दैट दीज पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना इन पार्टिकल्स पर चार्ज सिलेक्ट हुआ कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड यू कैन से बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। अब ना जो मतलब साइंटिस्ट होते हैं आप में से, वो एक सवाल करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लगा लेते, मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाते रहे जब उससे पता ही कुछ नहीं खास चला। तो दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड साइंसेज में, कि साइंसदानों को नहीं पता था कि व्हाट दीज पार्टिकल्स आर उस दौर में। ये तो आज हमें पता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन है और इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। तो उसने क्या किया, उसने हिट एंड ट्रायल बेस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एंड ही फाउंड सम रिजल्ट्स। ही सेड ओके कि वी हैव द पार्टिकल्स हैविंग सम चार्ज बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टिंग इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन दे गो थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। और इस बात को जहन में रखते हुए फिर जाहिर है कि अगला पर्सन जो है वो वेरिएशन लाने के चक्कर में वो मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, और वो क्या नजर आता है, ही गॉट सक्सेस कि उसने इसका चार्ज डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह पे ये हिस्ट्री इसकी आती है। ये अलबत्ता एक प्रॉपर्टी है जिसको कि डायग्रामेटिकली भी बुक ने दिया है, वो यू कैन ऑब्जर्व दैट डायग्राम, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं। ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चला था, किसकी एप्लीकेशन से, बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, और हमने क्या डिसाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने बताया था कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड ने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्या है। ये दो अलग बातें हैं। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है ना, उसमें हम ये कहेंगे कि फ्लोरेसेंस एक क्वालिटी होती है, चमक पैदा होती है, तेज चमक। ठीक है ना, फ्लोरेसेंस आती है अगर ये रेज ग्लास वॉल के ऊपर टकराएं तो ये देती हैं ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। ठीक है, अगर ये रेज एल्यूमिना पे गिराएं तो ये रेड कलर का ग्लो करता है, और अगर इसको टिन के ऊपर गिराएं तो ये स्टोन येलो कलर। इसी तरह रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर गिराएं तो उनमें से भी फ्लोरेसेंस ये देंगे। ये क्वालिटी जो है ना, ये यहाँ लिखने का, पढ़ने का पर्पस होता है कि हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि दीज रेज हैव सम एनर्जी एज वेल, इनके अंदर बड़ी एनर्जी है जो कि ये ट्रांसफर करते हैं और एक बड़ी तेज इंटेंसिटी वाली चमक पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी। फिर एक थर्ड प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, छोटी सी प्रॉपर्टी है शैडो प्रोड्यूस करना। शैडो मतलब साया बना देना, कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट, गैर शफाफ जिस्म इन रेज के रास्ते में रखा जाए तो ये उसका प्रोजेक्शन, उसका साया बनाती है। अब ये जो बात है ना, ये एक और तरफ चली जाती है। यहां से हमें पता चला कि इनके ऊपर चार्ज है, यहां से पता चला कि इनमें एनर्जी है, और शैडो बनाना किसकी क्वालिटी है, लाइट की। तो इस प्रॉपर्टी से तो डाउट गुजरता है कि शायद ये कोई ऐसी शय है जिसकी प्रॉपर्टीज किस जैसी हैं, लाइट जैसी कोई चीज है, कोई वेव्स हैं, कोई ऐसी शय हो सकती है जो कि साया नमूदार कर रही हैं, प्रोजेक्शन दे रही हैं। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है पैडल व्हील वाली।
कि अगर हम कोई स्मॉल पेडल व्हील इनके रास्ते में रखें ना तो ये उसमें मोमेंटम पैदा कर देते हैं। अब ये एक आपने कभी शायद देखा हो, छोटे बच्चों को एक वो पंखा सा उन्होंने बनाया होता है, वो हाथ में पकड़ के उसको थोड़ा सा दौड़ लगाएं तो वो घूमना शुरू हो जाता है। ये वही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है दे है मोमेंटम, जब वो जाके उस व्हील के ऊपर टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना मोमेंटम उसमें ट्रांसफर करते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां से ये साबित होता है इससे कि ये क्या है, पार्टिकल्स दे हैव मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब है दे मस्ट हैव मास। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब इसी तरह से अगली बात हम करना चाहें कि ये एक्स रेज पैदा करती हैं अगर इनको हैवी मेटल्स पे गिराया जाए। हैवी मेटल्स पर अगर इन पार्टिकल्स को, इन कैथोड रेज को गिराए ना तो ये उनमें क्या पैदा कर देती हैं, एक्स रेज पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। फिर अगर इनको हम मेटल्स पर गिराएं ना तो ये उनमें हीट प्रोड्यूस करती हैं। ये प्रॉपर्टी फ्लोरेसेंस से मैच कर रही है कि हीट प्रोड्यूस करने का मतलब है कि दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, इनमें एक बड़ी मिकदार एनर्जी की है जो कि ये लेके और उसका इफेक्ट छोड़ती हैं आगे बढ़ते हुए, कहां पर आके, मेटल्स पे आके। ठीक है, फिर ना एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है बच्चों कि ये जो है ना, दे कैन आयोनाइज गैसेस। अगर इनको किसी भी गैस में से गुजारा जाए तो ये कैथोड रेज क्या कर सकती हैं, ये गैसों को आसानी से आयोनाइज कर सकती हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये केमिकल चेंज भी ला सकती हैं। ठीक है ना। फिर एक बड़ी अहम बात जिससे सारा कंक्लूजन भी आता है वो है इनकी चार्ज टू मास वैल्यू, जो आती है 1.7588 10 रेज पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम्स। और इस चार्ज टू मास वैल्यू पे यूएचएस क्वेश्चन भी कर चुका है। अलबत्ता वो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। फिल वक्त चार्ज टू मास ये है किसकी, कैथोड रेज की। और इस चार्ज टू मास से हमें पता क्या चल रहा है कि व्हाट दीज पार्टिकल्स आर। ठीक है, ये जे थॉमसन ने कैलकुलेट करके दी थी। उसने कहा था जी कि मुझे चार्ज मास का नहीं पता लेकिन इनकी रेशो यही निकला करेगी। और यहां से फिर इलेक्ट्रॉन का मास निकालना शुरू किया गया और वो आ गया 9.1 10 रेज पावर -31 किलोग्राम्स। ठीक है जी, मास भी निकल आया चार्ज टू मास रेशो से। और चार्ज टू मास रेशो हमें किसने दी थी, जे थॉमसन ने। फिर इसने एक और कमाल ये किया था यहां पर कि उसने ना डिस्चार्ज ट्यूब में कई डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, कई डिफरेंट किस्म की गैसेस भरी थी। तमाम के लिए प्रॉपर्टी स्टडी की तो पता चला कि प्रॉपर्टी में वेरिएशन नहीं आ रही। ठीक है, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो कैथोड रेज हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब और इवन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। उनका किसी शय से कोई ताल्लुक नहीं है, हर एक मटेरियल से। मतलब ऐसा नहीं कि आपने गोल्ड के इलेक्ट्रोड लगाए थे तो जी बड़े अच्छे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और आपने आयरन लगा दिया तो बेचारे जंग वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं चाहे वो आप सस्ती मेटल लगाएं या महंगी मेटल लगाएं। ठीक है, तो इस वजह से इस बात से ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। यहां से क्वेश्चन यूएचएस कर चुका है और वो क्वेश्चन क्या है, ऐसी कोई स्टेटमेंट थी, मैं उससे मैच करती हुई स्टेटमेंट बना देता हूं कि नेचर ऑफ कैथोड रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब अब ऑप्शंस डिफरेंट बनी हुई हैं। कहीं लिखा गया है, ए ऑप्शन में लिखा गया है जी कि डिपेंड्स अपॉन गैस। बी ऑप्शन में लिखा गया है इंडिपेंडेंट ऑफ गैस। चार्ली में लिख देते हैं जी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड। और डेल्टा ऑप्शन में आप लिख देते हो डिपेंड्स अपॉन प्रेशर।
तो आंसर क्या लगेगा यहां से, इंडिपेंडेंट वाला ही आना है, चाहे वो इलेक्ट्रोड हो चाहे वो, अब देखो स्टेटमेंट एक है लेकिन ऑप्शन में आंसर हर दफा बदल सकता है। तो अगर यूएचएस वाला चाहे तो वो तो कई साल इसे एक लाइन पे गुजार सकता है, क्योंकि ना तो वो हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाला है, मतलब एक इस टॉपिक की बारी तो कई सालों में आनी है, ठीक है। तो इसलिए जब तक दोबारा आनी है, पिछले आपके बाउजदाद ने तो एमबीबीएस भी कर लिया होना है और वो भूल गए होंगे कि ऐसा कोई सवाल आया था, ठीक है। तो इसलिए ऐसी बात होती है। तो इस तरह ना ये बात थी हमारे पास बच्चों इस तर्ज पे। फिर यहां से जो मैं ये बात कर रहा था ना, एक साल क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि आपको चार्ज टू मास दी गई थी 1.7588 10 रेज पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन थी। ये देके डिमांड एग्जामिनर की क्या थी कि आप बताएं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और कई जो मतलब बड़े इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वहां पर इस चार्ज टू मास रेशो को पकड़ते हैं और इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के उसको सॉल्व करने में अपने 15 मिनट जाया करते हैं। हालांकि ये एग्जामिनर पाबंद नहीं है आपको देने का कि आपको जुबानी याद होनी चाहिए, और इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ सवाल का आखिरी सदर देखें तो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स इट। आप में से हर किसी को याद होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10 रेज पावर -31 किलोग्राम्स इफ द यूनिट्स आर ऑफ किलोग्राम्स, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर देख लें कि हो सकता है यहां पर मैंने ये लगाया, बी ऑप्शन में मैं लगा देता हूं 9.1 10 रेज पावर -28 ग्राम्स, और सी ऑप्शन में लिख देता हूं ए एंड बी। वैसे ए एंड बी वाली ऑप्शन नजर नहीं आती यूएचएस में, बट स्टिल आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर कोई इक्का दुक्का ऑल ऑफ दीज वाली आती हैं तो ये भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना आपके पास, अब उसने ये चार्ज टू मास का डाटा दिया था सिर्फ इसलिए कि आप जरा टाइम पास करें वहां पर। अगर आप जाहिर एग्जाम में बोर हो रहे हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि आप इस तरह के सवालों पे अपना वक्त अच्छा गुजार लें, ठीक है जी। तो बच्चों ये था तर्ज अमल, इस तरह के सवाल हमें यहाँ से मिल जाते हैं। फिर ये जो हमने बातें की कुछ, इन पे क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। मैं यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा वो लाइनें नहीं भर रहा जी कि ये फ्लोरेसेंस ग्लास वॉल की क्या है, या एल्यूमिना पर गिरने से क्या होती है, या अगर इन रेज को हम हैवी मेटल पर गिराएं तो कौन सी नई जनरेशन होगी। आपको बताया गया कि एक्स रेज पैदा होंगी। इस तरह की कुछ बातें जो है ना, जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन सब से आप निकलने वाले कंक्लूजन को सोचें कि वो एक एक क्वेश्चन है कम से कम। जैसे हमने कहा कि स्मॉल पेडल व्हील से मोमेंटम पैदा होगा, तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि दे हैव मास। अब यही बात आपको 4 ऑप्शन बना के एक लंबी लंबी स्टेटमेंट उसमें लिखी हो कि जी पेडल व्हील में से मोमेंटम पैदा होता है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर ये मैंने 9 या 10 पॉइंट लिखे हैं, बुक में 10 पॉइंट हैं, तो इन 10 पॉइंट्स का मतलब है कि आप इनमें से 20 25 30 MCQs बना सकते हो, मोर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये एक कैटेगरी थी, इसे आगे हम बढ़ रहे हैं और हमारे पास आ रही है दूसरी कैटेगरी, और वो है प्रोटॉन्स। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो बच्चों प्रोटॉन है। और यकीनन हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एटम के न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही है, और गोल्डस्टाइन ने उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से इनको ऑब्जर्व किया था। मतलब जब एक क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें सारा वो जो हमने डिस्कस किया जी के लो प्रेशर जनरेट करके स्टडी किया गया, ये सब कुछ वही था, लेकिन इनको किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था। और गोल्डस्टाइन ने ये बता दिया जी कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो कि कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना हमारे पास प्रोटॉन्स की, वो क्या होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी तो है इन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगेन कहां से पता चलेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशन ही बताएंगी। जैसे ऊपर हमने कैथोड रेज में डिस्कस किया है कि इन पर भी कौन सा चार्ज है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट डिफ्लेक्शन देती हैं कैथोड रेज के, ठीक है। फिर ना उसके बाद हम कहते हैं कि ये फ्लैशेस पैदा करती हैं। कब, जब इनको जिंक सल्फाइड पर, फ्लैश होता है तेज रोशनी जो आंखों को एकदम से ट्रबल करे, तो फ्लैश ऑफ लाइट पैदा होता है अगर ये रेज कहां पर गिरें, जो पॉजिटिव रेज हैं जिन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं, ये जाके इस जो है ना जिंक सल्फाइड के ऊपर गिरें। अब ना एक बात यहां पर बड़ी अहम होगी, जो मैंने कहा ना कि ये रेज हैं जो कैनाल रेज हैं,
या पॉजिटिव रेज जो हैं ये डिपेंड करती हैं अपॉन नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है नेचर ऑफ गैस के साथ डिस्चार्ज ट्यूब में। अब ये क्या बात हुई, कहां से आएंगी फिर ये? असल में गैस के मालिक्यूल को अगर मैं M से सपोज करूं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड रेस थी हाई एनर्जी वाले, वो जब टकराए थे तो इन हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया था, इसको बदला था M पॉजिटिव में और साथ इलेक्ट्रॉन्स को एक से क्या बना दिया था, 2 बना दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ना ये न्यूट्रल एटम पॉजिटिव आयन में बदल गया था और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने से पता चला कि यहां पर ये पॉजिटिव आयंस कहां से जनरेट हुए हैं, बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। और जैसे सवाल वो हमने बनाया ना नेचर ऑफ कैथोड रेज वाला, वैसा ही क्वेश्चन यहां पर हम बनाए, अगर मतलब यही वाला क्वेश्चन इसी तरह लिखा हो, लेकिन यहां पर कैथोड रेज की बजाय क्या लिख दिया जाए, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, मॉडिफिकेशन है ना, क्वेश्चन तो वो ही है, सिर्फ एक वर्ड ऊपर चेंज किया, नीचे आंसर में चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि कैनाल रेज आयोनाइजेशन ऑफ गैस से पैदा हो रही हैं। और यहां से ये बात हमें कोई ख्वाब नहीं आ रहा, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो है चार्ज टू मैस। अगर मैं डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट गैसेस फिल करूं, मसलन फर्स्ट टाइम एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर ली, नेक्स्ट डे आगे किसी और को असाइनमेंट मिली तो उसने नाइट्रोजन गैस भर ली, थर्ड डे किसी और ने काम शुरू किया, ऑक्सीजन गैस भर दी। तो जब वो डिफरेंट गैसेस भरी गई तो पता चला कि हर गैस का चार्ज टू मैस दूसरे से क्या था, डिफरेंट था। अब फर्ज करें ना कि इन्हीं की बात करें, एक हाइड्रोजन, दूसरे में हीलियम, तीसरे सिलेंडर में आपने भरी थी ऑक्सीजन और चौथे सिलेंडर में आपने भरी थी नाइट्रोजन। तो आपसे क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि जी मैक्सिमम चार्ज टू मैस वैल्यू इज फॉर, किसके लिए होनी चाहिए? अब ए ऑप्शन में आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, बी ऑप्शन में है हीलियम, सी ऑप्शन में आपने लिया है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन में आपने लिखा है ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या होगा, जिसका मैस सबसे कम होगा। क्यों भला? क्योंकि चार्ज ओवर मैस है, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये आंसर क्या होता जाएगा, कम से कम, छोटे से छोटा होता चला जाएगा। तो इस तर्ज अमल पे हमने ये बात लिखी है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना हमारे पास, वो किसके लिए होगी, मिनिमम भी हो सकती है। इस तरह की 4 ऑप्शन देके मैक्सिमम की बजाय मिनिमम होता तो आंसर क्या होना था, ऑक्सीजन, क्योंकि उसका मैस सबसे ज्यादा है इनमें से जो ऑप्शन हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल भी आपसे एग्जामिनर करने की जसारत कर सकता है। इसके ये तो चंद बातें हैं जो पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के मुतल्लिक थी। आगे चलेंगे और आखिरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, या आखिरी जो पार्टिकल है, वो हमारे पास बच्चों क्या है, आखिरी पार्टिकल हमारे पास है न्यूट्रॉन। और ये जनरेट हुआ या ये डिस्कवर हुआ था आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए से, जिसमें क्या किया गया था कि हमारे पास बोरॉन का एटम था 5 और 9, इसके ऊपर गिराया गया था अल्फा पार्टिकल जो 2,4 हीलियम के न्यूक्लियस कहलाते हैं। जब इसको ऐड किया गया तो 6, 12 प्लस एक ऐसा पार्टिकल निकला जिसका चार्ज तो था लेकिन मैस नहीं, सॉरी मैस तो था लेकिन चार्ज इस पर कोई नहीं था। तो मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चार्ज डिटेक्टर ने कहा कि इट हैज़ नो चार्ज, लेकिन मैस डिटेक्टर ने कहा कि इट हैज़ सम मैस। तो इसको बीइंग न्यूट्रल नाम क्या दे दिया गया था, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया था। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियर चेंज, न्यूक्लियस की ट्रांसफॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट कह लें कि उसे क्या बन गया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी। और साथ साथ ये भी कंफर्म हो गया कि न्यूट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्यों कंफर्म हो गया? क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी है इट ओनली बिलोंग्स टू द न्यूक्लियस, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक न्यूक्लियस के साथ ही होता है। तो प्रॉपर्टीज अगर हम देखें क्विकली न्यूट्रॉन्स की ना, तो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, चंद एक की मैं बात कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। मसलन जो न्यूट्रॉन है ना, ये अगर हवा में ट्रेवल करे तो ये एक प्रोटॉन में
प्लस एक इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूट्रिनो, इस तरह के पार्टिकल्स में टूट जाता है। ठीक है, और ये जो इसकी डिसइंटीग्रेशन या इसकी ये टूटने का जो अमल है ये बड़ा अहम माना जाता है रेडियो एक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब ये न्यूक्लियस में भी इस तरह टूटता है तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पैदा करता है, जो इलेक्ट्रॉन बीटा रेडिएशन की शक्ल में किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से इजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये उस तरह पे एक बात थी। फिर एक बात है कि जो हमारे एफएससी के इस सिलेबस में है कि ये जो है ना, दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो कैथोड रेज थी उनके मतलब हमने कहा था कि दे कैन आयोनाइज गैसेस, इट्स ओके। पॉजिटिव रेज जो हैं दे कैन आयोनाइज बट टू अ वेरी वेरी लिटिल एक्सटेंट, बहुत कम कैपेसिटी है, और इनके मतलब हमने क्या कह दिया, दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। अब ये आपको वेरिएशन नजर आएगी डिफरेंट बुक्स में, लेकिन हम मानेंगे कि ये गैसों को आयोनाइज नहीं करेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास एक बात है कि अगर इनकी जो एनर्जी है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस हो तो ये क्या कहलाते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स। आपने स्लो न्यूट्रॉन्स का जिक्र अपनी इब्तदाई साइंस में बेसिक लेवल जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो आपको सिखाया होगा टीचर ने कि स्लो न्यूट्रॉन्स आर इफेक्टिव फॉर फिशन पर्पस, न्यूक्लियर फिशन, एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड बातें हैं, वहां पर ये इफेक्टिव है। लेकिन जो फास्ट न्यूट्रॉन है दे आर इफेक्टिव इन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो फास्ट इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, ये सिर्फ न्यूक्लियर चेंजेस को लाने में हमारे साथ बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक हमारे पास यहाँ से कि जी फास्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या है, स्लो न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या है, ऐसी बातें भी आपको जो है ना वो नज़र आ सकती हैं अपने इस एग्जामिनेशन स्टाइल में। फिर एक बात और यहाँ से कि अगर ये जो न्यूट्रॉन है इनको हम लोग एज अ प्रोजेक्टाइल थ्रो करें किसी भी और न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल आप जानते हैं किसी एंगल से किसी पार्टिकुलर एनर्जी और मोमेंटम के साथ हमने इसको भेजना होता है। अगर हम इसको थ्रो करें ना, मसलन आप एक नाइट्रोजन लेते हो 714 और उसके ऊपर आपने एक न्यूट्रॉन फेंका, तो ये इसको नाइट्रोजन को बदल देता है बोरॉन में और साथ अल्फा पार्टिकल पैदा कर देता है। ठीक है, अब जो बोरॉन है उसमें क्या होता है 5 11 और साथ उसके क्या निकल गया, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये इसकी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के तौर पर, अब इसने क्या किया, न्यूक्लियस को रीअरेंज कर दिया, एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से ना एक प्रॉपर्टी इसकी हम लिखते हैं जिसका ताल्लुक कैंसर की ट्रीटमेंट से है, और वो भी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर आपके पास है ना कॉपर 29 और 65 नेचुरल है, इसके ऊपर आप एक न्यूट्रॉन फेंकते हो, ये बदलेगा कॉपर 29 66 में, और इसके साथ साथ गैमा रेज पैदा होंगी, और ये जो कॉपर 29 66 है ये बदलेगा जिंक 30 एंड 66 में, और ये साथ क्या पैदा करेगा, बीटा रेज, और ये बीटा रेज इस्तेमाल होती हैं। क्वेश्चन कैसा आ चुका है, मसलन उसने कहा हुआ है ये वाला रिएक्शन वो लिखता है कॉपर 29 66 गोज टू डैश प्लस डैश। ठीक है, अब आपने रिएक्शन बेसिकली कंप्लीट करना है, और आपको जो ऑप्शंस मिलती हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ अगर आंसर ही ऑप्शंस बना के दूं आपको, तो आप क्या कहेंगे जी कि जिंक 30 66 और उसके साथ दूसरी ऑप्शन क्या होनी चाहिए, बीटा पार्टिकल। ये आंसर होना चाहिए। जाहिर है बीटा में, चार्ली में और डेल्टा में कोई ना कोई वैल्यूज तो हमें मिलेंगी। जी बच्चों, ठीक हो गया। इस तरह के ये एक नहीं है, जितने रिएक्शन है सबके साथ आप ऐसा हाल कर सकते हैं, और आप सोच सकते हैं जी कि इसका भी कंप्लीट करवाने के लिए, या ये भी कह सकता है कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन फेंके जाएं तो कौन सा पार्टिकल इजेक्ट होता है, और ऑप्शन में आपको नजर आ जाए अल्फा बीटा गैमा, इस तरह की ऑप्शंस आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएं। ठीक है जी, तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की हमने प्रॉपर्टीज को अभी तक समराइज किया है,
और वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड वी शुड कम टू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ द ऑर्बिट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलेट करते हैं, वाइल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 2 चीजों से मिलकर बना है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन्स, जबकि ऑर्बिट्स में क्या चीज रिवॉल्व कर रही है? ऑर्बिट्स में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसके गिर्द हर वक्त हर लम्हा मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, अब टारगेट तो हमारा था कि इसके साथ हम कैलकुलेशंस की भी कुछ बात करेंगे, लेकिन अब वो आई थिंक हम कुछ एक मैं मिसाल दिखता हूं। एक साल क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl-R। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब ऑप्शंस आपके पास हैं कि जी इसमें 17 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं या 1 हो सकता है, इस तरह की कुछ ऑप्शंस नजर आती हैं। तो आप किसे क्लिक करेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट। अगर सवाल ये होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड, तो आपका आंसर होता बीटा। यहां क्वेश्चन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 यानी कि चार्ली। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां पर सिचुएशन क्या आनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल में पूछे गए हैं, टोटल नहीं पूछे गए। क्लोरीन के अपना एटॉमिक नंबर 17, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने मजीद कहीं से कैप्चर किया तो टोटल 18 हो गए थे। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन उसके इनर शेल्स में होते हैं, वैलेंस शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, इस तरह की भी बात आपसे एग्जामिनर करवा लेता है। अब ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस, चार्ज, अब ये बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना शायद 2 या 3 मिनट बचते हैं, उसमें ये बात शुरू करके कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज के लेक्चर में 3, अब आप चैप्टर अगर उठाते हैं ना, ख़ास तौर पर बाकी लोग शायद फील करें कि मैं सिर्फ एफएससी की बात कर देता हूं, क्योंकि अगर आपने मतलब फेडरल या ओ लेवल वगैरह भी पढ़ा है या ए लेवल कैटेगरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो भी आपको फोकस एफएससी की किताब से लेना पड़ेगा। मेन आपका जो है ना वो टारगेट वही होगा। जो इस बात पे बिलीव नहीं कर रहा, वो यकीनन आप पास पेपर आपके पास हैं, वो उठाएं, उसकी टेक्स्ट, उसकी जो लाइनें हैं, वर्डिंग है, उसको ऑब्जर्व करें, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इवन के जो कुछ, जैसे आज के टॉपिक में भी डिस्कशन में पिछली में आपसे बात हुई होगी कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं मेमोरी बेस, और बच्चे उसको लेके परेशान रहते हैं कि हम कितने टेबल याद करें। वो भी सारे इस सिनेरियो से बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो इसलिए आपको ओरिएंटेड बात इसलिए हाथ से की जाती है बार बार कि आप उसको फोकस करें। लेकिन इस के साथ साथ मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में आपको कहा है, फिर मैं कहूँगा कि आप लाजमी तौर पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मुराद ये नहीं है कि पहले भी मैंने बताया कि याद कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस से मुराद क्या है कि आप उनको सॉल्व करें, रीज़न ढूंढें और ये देखें कि उसमें वो आंसर क्यों है जो आंसर है, या अल्फा बीटा गैमा जो भी बनता है वही क्यों है, बाकी क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, तो देन आप इसको पॉजिटिवली अप्रोच में लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिमेनिंग पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।